ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। हम बात करेंगे जिस शख्स से, वो उस जगह से आते हैं जहां पर कई ऐसी फिल्में बनी। खास तौर पर हाल के दिनों में अगर आप देखें तो गैंग ऑफ वासेपुर और काला पत्थर, इन अगर फिल्मों में देखें तो वहां पर कोयले की चोरी, तस्करी, अपराध और फिर पुलिस, ये उसी रेंज के आईजी हैं लक्ष्मण सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे खासतौर पर धनबाद और आसपास के इलाकों में जहाँ पर सिर्फ कोयले का व्यापार होता है, पूरा अर्थतंत्र कोयले से जुड़ा होता है, वहाँ पर किस तरह की कानून होती है और किस तरह की कहानियाँ बनी थी। जो एक दो फिल्में आई हैं, गैंग ऑफ वासेपुर, काला पत्थर, सब धनबाद के आसपास की कहानी है, जिसमें गैंग होता है, चोरी होती है, कोयले की तस्करी होती है, फिर गैंगवार होता है, फिर पुलिस। वाकई में क्या जो फिल्मी जो कहानी थी और जो वास्तविकता है, दोनों एक है या अलग अलग है? दोनों में बहुत समानता है, कुछ विषमता भी है। वासेपुर गैंग के बारे में जो फिल्म चला है, उसके बारे में पहले कभी गैंग वार वहाँ चल रहा होगा, हो सकता है जी। लेकिन आज के दिनों में जब हम वहाँ एडिशनल एसपी भी रहे हैं, वहाँ का डीआईजी भी रहे हैं, अभी वहाँ के आईजी भी हैं, लेकिन एक कभी हम लोगों को अनुभव नहीं हुआ कोई गैंग कोई चल रहा हो। पहले इसमें हमको चल रहा होगा जिसके कारण फिल्म बना है, लेकिन अभी बिल्कुल कंट्रोल में है, क्योंकि वहाँ की पुलिस काफ़ी सशक्त है। कोई भी छोटी मोटी घटना घटती है तो तुरंत हम लोग उचित कार्रवाई, कानून के तहत कार्रवाई करते हैं। फलतः कोई गैंग नाम की कोई चीज़ अभी नहीं है। आप जिस रेंज के आईजी हैं उसमें रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये तमाम जो क्षेत्र हैं, सभी जगह कोयलों का उत्खनन होता है। जाहिर है कि जहाँ पर कोयले का उत्खनन होगा वहाँ पर कुछ अवैध कारोबार भी होते हैं। अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चाएँ हुई कि कोयले की जो चोरी है वो बहुत ज़्यादा है। पुलिस की तरफ से एक अलग से फोर्स बनाया गया, कमेटी बनाई गई। क्या वाकई में इस तरह के वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से चलती हैं और किस तरह से पुलिस अंकुश लगाती है? ये बात है कि वहाँ पर कोयले के खान बहुत है, कोयला उसे निकाल दिया गया। निकालने के बाद चाहिए उसको भर देना, बालू से भर देना चाहिए, तो कटरी की तरह से घिरवा देना चाहिए। माननीय कहता भी यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बरसों से, आज नहीं 50 वर्षों से है, जिसके कारण वहाँ की गरीब जनता, इलाका पूरा, जिस इलाका के बारे में आपने बताया वो काफ़ी गरीब इलाका है। कुछ अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ चोरी करते रहते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो होता है उसको हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। कहीं इस ढंग की बात नहीं है। और हम लोगों ने एसपी को बराबर निर्देश दिया है, क्राइम मीटिंग हम लोग करते हैं उसमें भी हम दिया है, ऐसे भी निर्देश दिए हैं एसपी लोगों को। इस पर कार्रवाई भी लोग कर रहे हैं कि जीएम और सीसीएल के जीएम हो, ईसीएल के जीएम हो, बीसीएल को हो, जो भी उनसे बात कर रहे हैं, बात करके पहले चिन्हित करने कि कहाँ पर अवैध उत्खनन होता है, उसको डोजरिंग कर दें। और काफ़ी हम लोगों के एसपी ने इस दिशा में कार्रवाई किया है, काफ़ी अच्छे डोजरिंग करवाए गए हैं, जिससे कोयले की चोरी जो होती थी वो बिल्कुल करीब करीब नियंत्रण में है। अच्छा, इन जगहों पे एक चीज़ और दिखता है कि लोग साइकिल से कोयले का जो खनन करता होगा, फिर साइकिल पर उसको चढ़ा के दूर के बाजार में ले जाता है। तो जहाँ पर खनन होता है उसके बारे में आए दिन एक खबर आती है कि चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई, चाल धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग हताहत हो गए। तो ये जो बड़ा एक रिस्क लेके लोग जो खदान हुआ करते हैं, क्या कोयले के जो जुड़े अधिकारी हैं या फिर जो पुलिस के कार्य क्षेत्र हैं, क्या उसमें नहीं आता कि इन चीज़ों पर थोड़ा निगाह रखें? बिल्कुल निगाह रखनी चाहिए, लेकिन वो इलाका ऐसा है कि थोड़ा ही 2-3 फीट कोड़ने के बाद भी कोयला निकल जाता है जी। रोजगार का कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए लोग रिस्क लेकर करते हैं। लेकिन पुलिस उसको भी हर हमेशा कोशिश करता है अवैध नहीं हो, लेकिन यदि कोयला अपने जीवन व्यापन के लिए ले जाता है तो थोड़ा सा उसमें ढिलाई पुलिस लोग कर देते हैं। लेकिन अभी जैसे कि कुछ दिनों से कई जगहों पे खबर है कि कई लोग दब के मरते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये स्थिति है कि लोग मरने के बाद भी वो क्लेम नहीं कर पाता है कि उसके जो घर के परिजन हैं कि उसके कोई अपने सगा संबंधी मौत होगी। क्योंकि अगर वो इस बातों को अगर सामने लाएगा तो अवैध उत्खनन के जुर्म में उसको कहीं ना कहीं जेल होगा। इस वजह से क्या होता है कि मौत ही पूरा गुमनाम हो जाता है। इस तरह की शिकायतें आती हैं आपके पास? एक आध शिकायत आई है, उसको लोग पता करवाया है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पाया। वो लोग का कहीं बाहर चला गया, नौकरी करने चला गया है, पता नहीं एक्चुअली फिर नौकरी करने गया ही नहीं, फिर बाद में ध्यान से हट जाता है। लेकिन अक्सर इसकी बात सुनने को कभी कभी मिलती है। हाँ, लेकिन इसको हम लोग एक और किए हैं कि यदि डोजरिंग करवा दिया जाए और सीसीएल जब जो भी कंपनी से डोजरिंग करवा करके वहाँ पर गाछ वृक्ष लगवा दिया जाए और पुलिस के पहरा रहे, तो ये काम नहीं हो सकता है, ये काम रुक सकता है। जैसे कि कोयले का जो एक बड़ा सिंडिकेशन होता है, फिर कोयले की चोरी होती है थोड़े, चूँकि वहाँ पर एक शुरू से एक अर्थतंत्र जुड़ा हुआ है, कई लोग वहाँ पर कारोबारी हैं जो कोयले का अवैध धंधा करते हैं। तो पुलिस किस तरह से चौकस रहती है, कैसे काम करती है पुलिस? पुलिस इसको खबर रखती है, यदि कहीं पर अवैध इस ढंग का गैंग तैयार हो गया है कोयला चोरी करने का, कोयला चोरी करके एक ट्रक से ले जाने का, तो उस पर हम लोग काफ़ी निगरानी रखे रहते हैं। हम लोग का स्पाई है उसको लगाए रहते हैं, जो है तो उसको पकड़ते हैं। और एक नहीं दर्जनों सैकड़ों केस हम लोगों ने करवाया
रुकवाया है, सैकड़ों गाड़ी पकड़ाई है, हजारों हजार टन कोयले पकड़ाए हैं। और हम लोग एक चीज़ और उसमें करने जा रहे हैं कि जितने चार्जशीटेड हैं और जो कोयले से संबंधित आदमी हैं अवैध कोयले से, उनको हम लोग चार्जशीट किए हैं। और चार्जशीट करने के बाद हम लोग माननीय न्यायालय से कोशिश करते हैं स्पीडी ट्रायल में उसको रख दें, ताकि उसको 2-4-10 आदमी को सजा मिल जाती है तो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हाल के दिनों में अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो कोयले पे कितना जो तस्करी है, जो अवैध धंधा, उस पर कितना नियंत्रण पाया जा चुका है? अभी करीब करीब नियंत्रण में है, लेकिन कोयला का क्षेत्र है, थोड़ा नियंत्रण रहा। जब कस के हम लोग देखे तो शांत हुआ, फिर थोड़ा सा जो ढीला दूसरे काम में, चूँकि पुलिस का काम बहुत होता है ना। आजकल माओवादी का देख रहे हैं कि किस ढंग से है, कहने की सवाल नहीं है। लोग पुलिस फोर्स के सेंक्शन स्ट्रेंथ जो आज से 50 साल पहले था, अंग्रेज के समय वही सेंक्शन स्ट्रेंथ अभी भी है, उसी सेंक्शन से सब काम करवाना है। उसमें अधिकतर समय हम लोग उग्रवादी में लगा देते हैं, जिसके कारण ढीला थोड़ा हो जाता है। जब ढीला होता है तो फिर शुरू कर देता है, जब पता चलता है तो फिर उसको कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम लोग इसमें ट्रायल कर दें, और यदि जेल चले जाएँ परमानेंट 10 साल 5 साल के जेल चले जाएँ तो इसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सरकार भी सख्त है, हमारे डीजी भी सख्त हैं इस बिंदु पर कि किसी भी प्रकार से उसको रुकवाया जाए। लेकिन देखिए, वहाँ पर जो साइकिल से लोग आमतौर पर ले जाते हैं, बड़ा अति गरीब परिवार से लोग होता है। ऐसे लाखों परिवार वहाँ पर हैं जो कि अगर सभी जिलों की बात करें, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कारोबार से जुड़ा है, बड़ा रिस्क लेता है, फिर कोयले निकाल कर बाजार तक लाता है। वहाँ पर इनको चेक करने के बाद नहीं लगता कि कोई और अगर इनको बहुत पूरी तरह से अगर रोक दिया जाए, जो खासतौर पर जो साइकिल वाले जो लोग चोरी करते हैं, जो छोटे मोटे तौर पे करते हैं, तो उसके नियोजन की कोई अगर अलग विधि होती है तो शायद इस तरह की चोरी नहीं होती वहाँ? हाँ, ये यदि व्यवस्था हो जाए, जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, यदि वो योजनाओं को सही ढंग से कार्यान्वयन तो काम, वो भी काम रुक, साइकिल से ले जाना वाला भी रुक सकता है। लेकिन चूँकि गरीब इलाका है, यदि रोक देगा तो खाने के बिना कुछ उपाय नहीं रहेगा, या यहाँ से पलायन करके कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। बिल्कुल, एक बड़ा समस्या है। आपने उग्रवाद की बात की थी कि आपकी जो पुलिस फोर्स हैं, ज़्यादातर उग्रवाद क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट में, उग्रवादियों पर नज़र रखने में आपका ज़्यादा समय जाता है, ज़्यादा बलों का वहाँ पर एक तरह से आप प्रयोग करते हैं। वो संख्या उन चीज़ों में ज़्यादा उलझी होती है, जिसकी वजह से जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर है उस पर काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। क्या जो आपकी फोर्स है, कितना उग्रवादियों के नियंत्रण पर काम करती है और कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काम करती है? देखिए, ये जो एग्जैक्ट करना मुश्किल है कितना है, लेकिन इसमें अधिकतर समय हम लोग उग्रवादी पर ही लगा रहे हैं। इसके अलावा डे टू डे का प्रॉब्लम रहता है, विधि व्यवस्था समस्या, कोई कहीं पर कुछ हो गया या कोई मंत्री आए या कुछ ढंग की बात हुई, विधि व्यवस्था हम लोग लगा रहता है। और क्राइम हुआ, क्राइम के बारे में हम लोग काफ़ी सतर्क रहते हैं। तो क्राइम में भी हम लोग काफ़ी, शहर के क्राइम को रोकने के लिए हम लोगों ने एक टाइगर मोबाइल की व्यवस्था करवाया है। बोले हम जब एसपी बोकारो थे तो वहाँ पर हम लोगों ने टाइगर मोबाइल, मतलब मोबाइल टाइगर मोटरसाइकिल से, जिसको हम लोग उजला रंग के करवा दिया था, और उसमें करीब 15-20 मोटरसाइकिल है, 20 मोटरसाइकिल तो 40 आदमी जवान हमारे। बिल्कुल, हम बात करेंगे आईजी लक्ष्मण सिंह से, टाइगर मोबाइल की बात करेंगे जो कि एक विशेष पुलिस फोर्स है। साथ ही बात करेंगे उग्रवाद क्षेत्रों की, जो कि धनबाद और आसपास के इलाकों में भी उग्रवादियों ने अपनी पहुंच बनाई है और काफ़ी वहाँ पर घटनाएं भी पहले घटी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आईजी लक्ष्मण सिंह जी से। हम बात कर रहे थे नक्सलियों की। धनबाद में जो तोपचांची का इलाका है, बोकारो में झुमरा का इलाका है, काफ़ी उग्रवाद प्रभावित इलाका माना जाता है। हाल के दिनों में थोड़ी शांति, कैसे? इसका प्रधान कारण है कि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है, हमारी एसपी है काफ़ी संवेदनशील है इस मामले में। लगातार एलआरपी चल रहा है, और जो भी इनपुट आता है हम लोगों को विशेष शाखा से या और कहीं से, उस पर हम लोग एक तुरंत करते हैं, जिसके कारण उन लोगों को खौफ हो गया कि पुलिस किसी भी समय कहीं पहुंच सकती है। वो भय हो चुका है उनमें, इसलिए डायरेक्ट लड़ने की ताकत वो नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है डायरेक्ट। हाल के दिनों में आपने एक बयान भी दिए थे वहाँ पर मीडिया को, धनबाद में मीडिया को, और आपने बड़ा ललकारा था नक्सलियों को कि अगर लड़ना हो तो सामने सामने लड़ें और पुलिस उनसे डरने वाली नहीं। कुछ इस तरह के बयान आपके आए थे, क्या था बयान? बिल्कुल सही बात है, मैं अभी भी उस बात पर स्टैंड कर रहा हूँ कि उसको कोई ताकत नहीं है कि हमसे डायरेक्ट लड़ सके। वो कहीं आप सुन रहे, कोई थाना में कब्जा कर दिया, कोई थाना पर लूट लिया, बैठे मुस्तैद में कायर की तरह जंगल में छिपे रहते हैं, या बारूदी सुरंग लगा देते हैं, कोई जाएगा तो बटन दबा देंगे, उड़ जाएगा। तो बहादुरी थोड़े है, तो कायरता का लक्षण है ये। यदि ताकत है तो सामने सामने लड़े, वो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जो धनबाद की एक पुलिस है, अकेले पुलिस की जितना ताकत है, वो पूरे स्टेट का जितना उग्रवादियों का ताकत है, उससे ज़्यादा हमारा एक स्टेट का ताकत, एक जिला का ताकत है। और यदि हम लोग इस बिंदु पर काफ़ी संवेदनशील हो गए हैं, और निश्चित रूप से उस सफलता हम लोग पहुँचेंगे। आपके रेंज में कौन कौन से इलाके हैं जो खासतौर पर नक्सल प्रभावित इलाके हैं? हमारे ज़िले में 7 जिले हमारे अंदर आते हैं बोकारो जोन में। उसमें हजारीबाग है, वो भी नक्सल प्रभावित है, चतरा है, वो भी पूरा भरा हुआ है, रामगढ़ है, पारसेली है, बोकारो है, झुमरा लेकर के वो भी है,
कोडरमा है, वो कुछ अन्य की तुलना में कुछ कम है, और गिरिडीह है, वो भी पारसनाथ पहाड़ वगैरह। ज्यादातर क्षेत्रों में किस तरह से नक्सलियों से टैकल करते हैं नक्सलियों को? सबसे पहले कि हम लोग प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि कहाँ पर कैसे करना चाहिए। हाँ, वो प्लान पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि वो मिल गए तो इनकाउंटर होता है, मारे भी जाते हैं वो लोग, और हम लोग भी घायल होते हैं, हम लोगों की तरफ कैजुअल्टी होती है। लेकिन उन लोगों को जंगल का फायदा उठाते हैं वो लोग, जंगल भौगोलिक स्थिति वैसे जब उन लोग जानकार हैं, तो वो अपना डेड बॉडी को लेकर के चले गए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं देखते खून का पूरा गिरा हुआ है, खून गिरा हुआ के चप्पल छूट गए हैं, जिसमें लोग लगता है, फिर बाद में पता भी चलता है हम लोग स्पाई है, और जो आदमी वो बताता कि नहीं यहाँ से घायल हुआ या 2 दिन मरा, किसी तरह ले गया है। लोग खोजते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं भी पाता है। लेकिन हम लोग चारों तरफ से इसको हम लोग घेरने की कोशिश में हैं, और हमारी सरकार और हमारी डीजीपी पूरी इस तैयारी। बाबू, आपके जो कार्यकाल रहे हैं ज़्यादा झारखंड में रहे हैं आप, हालांकि बिहार के टाइम में आप बिहार में कुछ दिन थे, लेकिन झारखंड में आपने ज़्यादा समय काटा। ज़्यादा समय में आपने उग्रवाद प्रभावित इलाकों को आपने देखा है। क्यों उग्रवादी लगातार यहाँ पर पनपते जा रहे हैं झारखंड में? इसके कई कारण हैं। एक तो भौगोलिक स्थिति भी एक कारण है, दूसरा सामाजिक आर्थिक जो है कारण, वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। हम लोग बंदूक के नोक पर चाहे उसको खत्म कर दें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। विकास की गंगा बहाइए, विकास हो, एक तरफ हम लोग AK-47 भी चलावें, दोनों साथ साथ चलना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो कंट्रोल होगा और बहुत समय भी नहीं लगेगा। जो आपके स्पाई हैं वो नक्सली, आप एक तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज जंगलों में उसके जो अपने स्पाई हैं आपके खिलाफ ज़्यादा अच्छा काम करता है। जो आपके अपने लोग हैं वो नक्सलियों ने टारगेट किया, आपको बहुत करेक्ट सूचना उनके बारे में नहीं होती है। गाँव पर उनका अपना कब्जा होता है, चाहे वो डर से हो, चाहे वो उनकी सिंपैथी से हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों को लोग ज़्यादा मदद करते हैं बनिस्बत पुलिस को। पुलिस का ऐसा चेहरा क्यों? पुलिस का चेहरा 2 कारण इसमें है। एक कारण तो डरता है उग्रवाद से, माओवादी से, कि कहेंगे तो पुलिस आज है कल चली जाएगी, फिर हमारा दुर्गति कर देगा। वो लोग जान के गरीब को मार देता है, माओवादी अपने को कहता है, लेकिन माओ सेतुम का नाम भी नहीं जानता है ये लोग। माओ सेतुम कौन थे जिसके नाम पर MCC है? लेकिन ये लोग गैंग बना लिए, क्रिमिनल का गैंग एक तरह का है, आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। वो लोग अपना कहीं बैठे रहे और जानबूझ के देखे आए उसको प्रहार कर दो, उसके बाद अपना डर जाएगी, और जनता भी डर जाती है। लेकिन इसके लिए यदि जनता को विश्वास हम लोग गाँव में आपसे लोग मिलने से परहेज करते हैं, लेकिन उग्रवादियों के लिए कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उसके मन में एक शॉक कर्नर होता है। शायद यही कारण है कि उग्रवादियों को सारी सूचनाएं आपकी होती हैं, आपके पास उनकी कोई सूचना नहीं होती। गांव वाले से पुलिस वाले क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? बिल्कुल कहना आपका जायज है। वो गांव वाले इसलिए नहीं जुड़ पाते, 2 कारण। इसमें एक तो उग्रवाद पहले में बता चुके हैं, उग्रवादियों से, माओवादियों से लोग डरते हैं। जंगल में रह रहा है, वो हमेशा आ जाता है, हम लोग कभी कभी जाते हैं। पुलिस वाले से भी ग्रामीण डरते हैं? नहीं, तो ग्रामीण डरते हैं, उसमें उस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस दिशा में हम लोग फेल्योर है, चूँकि हम लोग देश स्वतंत्र हुए 6 दशक हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोगों के दिमाग पर मानसिकता जो अंग्रेज की बनी हुई है, अंग्रेज जिस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग किया है वो अभी तक मिटा नहीं है। जनता को भय है कि वही अंग्रेज वाली पुलिस है, फिर हमको तंग तबाह करेगी। तो इसको धीरे धीरे खत्म हम लोग करें, काफ़ी प्रयास हम लोग रत हैं। लेकिन आपका स्लोगन है कि पुलिस आपका मित्र है, वहाँ इसको जो कहने जा रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि उसको धीरे धीरे उसको समझावें कि ये पुलिस IPS है, SP है, या DIG, IG या दरोगा सिपाही जो भी है, वो तुम्हारे परिवार का आदमी है, अभी स्वतंत्र भारत का आदमी है, वो अंग्रेज का नहीं है। अंग्रेज यदि रहता तो हम जिस प्रकार बोल रहे हैं अंग्रेज नहीं रहता, उस सब इंग्लिश रहता, भारतीय को लेता नहीं था। तो अब तो हम लोग इस समाज को ये कोशिश करवाते हैं कि समझो तुम्हारे परिवार का में और तुम हमारे लिए हो, तुम्हारे अब शुभचिंतक हैं। और जिस दिन ये विश्वास जागृत हो जाएगी जनता के बीच में कि पुलिस हमारी है, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उग्रवाद को आगे बढ़ने। पुलिस की तरफ से प्रयास होते हैं कि आप मानवता दिखा सकते हैं, ग्रामीणों से आप जुड़ते क्यों नहीं? कोई मानवता वाला इसी व्यवहार आप बहुत बार किए हैं। हम लोग क्राइम मीटिंग जो SP थे सरायकेला खरसावां में, लगभग 4.5 साल तक SP रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर एक गोमियाडीह है, कुचाय ब्लॉक है, थाना है कुचाय, उसके इंटीरियर करीब 15-20 किलोमीटर भीतर में एक गांव है गोमियाडीह जिसको बोलते हैं। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो उस गांव के बारे में बहुत सुनते थे कि आदिवासी बाहुल्य गांव है, और वहाँ पर अधिकतर लोग मतलब उस दिशा में मेन स्ट्रीम को छोड़कर गलत रास्ते में पकड़ लिए हैं। तो हम लोगों ने उसी समय दिमाग में बैठाया कि नहीं, इस गांव को कैसे सुधारा जाए। काफ़ी रिस्क लिया हम लोगों ने, उस गांव में पहली बार गए। क्राइम मीटिंग हम लोग SP लोग करते हैं, जब SP थे सरायकेला खरसावां के, तब की बात बता रहा हूँ। हम लोग क्राइम मीटिंग उसी गाँव में करते थे जहाँ उग्रवादी का बोलबाला है। तो उसी में गोमियाडीह एक पंचायत था, गाँव है, तो वहाँ पर बहुत घनी आबादी है आदिवासी भाइयों का। तो वहाँ पर लोग काफ़ी लोग संगठित थे, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर। मैंने पुलिस को देखने के बाद ही बुझता था दुश्मन आ गया है।
तो उसको गांव में हम पहले क्राइम मीटिंग की है पूरा फोर्स के साथ में जाके। क्राइम मीटिंग करने के बाद पहली क्राइम मीटिंग में तो हम लोगों के पास नहीं आए लोग, कोशिश किया हम लोग उसी के साथ खाना बनवाए, चावल दाल हम लोग ले गए यहीं से, वहीं पर खाना बना और 10-20-50 आदमी जो है उनको खाना खिलाया ताकि मतलब हम अट्रैक्ट हों, लेकिन बहुत अट्रैक्ट नहीं हुए वो। दूसरी बार फिर अगला क्राइम मीटिंग किए, फिर उसी गाँव में गए तो काफ़ी रुझान हुआ और उसमें करीब 50% लोग हम लोगों के साथ में आ गए। और थर्ड बार में किए तब तो और ज़्यादा आ गए। इसी प्रकार हम उस गांव में लगातार 4-5 महीना क्राइम मीटिंग गांव में किए। क्राइम मीटिंग जितने जिले के थाना प्रभारी थे, इंस्पेक्टर थे, डीएसपी सब उड़वा के ले गए थे हम लोग। अब खाना खाते थे गर्मी को बीच में भी हम भी बैठते थे, हमारे इंस्पेक्टर डीएसपी थे या जो भी थाना प्रभारी सब गाँव के इंपॉर्टेंट आदमी जो थे सबको साथ में बैठा के एक पंगत पर खाना खिलाते थे और खाते थे। इससे अपनत्व की भावना जागृत होती है। बिल्कुल, अपनत्व की भावना जागृत होती है। पुलिस का जो चेहरा है अगर फ्रेंडली चेहरा है तो गांव वाले भी उतना ही रिस्पॉन्ड किया। इनका ये आई साहब का कहना, जब ये एसपी बतौर एसपी जब सरायकेला में काम कर रहे थे, प्रयास यहाँ पर असल में ये होना चाहिए कि अगर आप जनता के साथ जुड़ते हैं तो जाहिर है कि जनता का विश्वास आप पर होगा। जनता का विश्वास आप पर होगा तो नक्सलियों के खिलाफ आपको सफलता मिल सकती है। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जानेंगे कि आखिर खासतौर पर जो पुलिस का चेहरा है वो इतना फ्रेंडली क्यों नहीं है और जगहों पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आईजी लक्ष्मण सिंह जी से। इनका ये कहना है कि पुलिस का जो चेहरा है वो फ्रेंडली होना चाहिए। इनको सफलता भी मिली, खासतौर पर सरायकेला में, धनबाद में ही ये पुलिस और पब्लिक मीट करते हैं। धनबाद में आप काफ़ी दिनों से पुलिस और पब्लिक मीट कर रहे हैं, कितनी पुलिस के प्रति लोगों में जागरूकता और विश्वास वाकई में वहाँ पर डेवलप हो पाया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, पब्लिक काफ़ी अट्रैक्ट हुई है। और हम अपने एसपी को बोलते हैं कि धनबाद में, बोकारो और जो भी जिले हैं सभी से मीटिंग करें ताकि पुलिस का जो खौफ है या पुलिस का जो डर है वो खत्म हो जाए लोगों से, और समझे कि हमारा परिवार का आदमी है तो सूचना भी देगा, विधि व्यवस्था को जो तुरंत समस्या का समाधान भी हो जाएगा, कोई क्राइम नहीं हो। अच्छा, 12 बजे रात में कोई क्राइम होता है, आपके यहाँ कोई फ़ोन करना चाहे तो लोग डरता है कि दरोगा को फ़ोन करने में डरता है कि रात में फ़ोन करेंगे तो दरोगा जी नाराज़ हो जाएंगे, एसपी साहब को फ़ोन करेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। क्या कोई सिस्टम इस तरह से इवॉल्व नहीं किया है कि लोग रात में भी अगर जरूरत पड़े तो वो फ़ोन कर लें? एकदम किसी समय फ़ोन कर सकते हैं आप ही। रात में टेस्ट कीजिए, 12 बजे रात में कीजिएगा, सभी टेलीफोन उठाएगा। और टेलीफोन उठाएगा ही नहीं, बहुत शालीनता से पेश आएगा आपके साथ, आपको बोलेगा कि मैं धनसार थाना से थाना प्रभारी बोल रहा हूँ, क्या सेवा की जाए। बहुत विनम्रता से फ़ोन करे, समझेगा वो बात को, बोलेगा। उसके बाद आप थाना पर जाइए, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और ये स्थिति एसपी को भी ये उठाइए तो एसपी भी यही जवाब देंगे। और आईजी की पूछिए तो आईजी को 24 घंटा टेलीफोन हमेशा कान के बगल में रहता है सोने के समय। जी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो धनबाद में और क्या कुछ परिवर्तन आपने लाया पुलिस में? लॉ एंड ऑर्डर मोटा मोटी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे क्राइम होते हैं तो क्राइम तो होते ही रहे हैं, क्राइम तो बिल्कुल फ्री नहीं हो सकता है। राम राज्य की कल्पना हम लोग करते हैं तो वहाँ भी सीता का अपहरण हो गया था, तो इसलिए वो चीज़ नहीं है कि सब क्राइम फ्री हो जाएगा, लेकिन क्राइम भी बिल्कुल कंट्रोल में है। और पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है। हम लोग ब्लड डोनेशन का भी एक प्रचार किए हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत नेक काम है जो कि आप रक्तदान करते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस का जो एक चेहरा है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पुलिस को अपने से दूर समझता है, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप एक सोशल पुलिसिंग कर रहे हैं उसमें क्या कुछ कर रहे हैं और कितनी सफलता मिल रही है? हम लोग शुरू से ही बता रहे हैं, शुरू से जब हम एसपी हुए हैं उसी से हम लोग करवा रहे हैं, काफ़ी सफलता मिली है। एक उदाहरण जस्ट भी इसको थोड़ी देर पहले हमको बताया, सरायकेला खरसामा में वो कटहल गांव में हम लोग जब 5 बार गए तो 5 बार में काफ़ी हम लोग को घुल मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने गांव वाले से पूछा कि कटहल का यही समय था जो अभी समय चल रहा है, कटहल का समय था। तो कटहल तो समझते हैं, हाँ, तो कटहल बिचरा हुआ तो पूछे गाँव वाले से कटहल क्या करते हो? कहा क्या करेंगे, मैं अपनी भाषा में बोला क्या करेंगे, खाते हैं नहीं तो पकता तो खाते हैं फेंक देते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, क्या करेंगे? तो हमने उसको कहा बेच क्यों नहीं देते हो? कहा के लेगा, के ले तो हाँ जते बेकर दाम छोकरा जाते भाड़े लग जाए, केना बेचबो की करबो, मतलब अपनी भाषा में जितना दाम देता है उससे ज़्यादा भाड़ा लग जाता है। तो उसी देन एंड देर हमने वहाँ के इंस्पेक्टर थे उनको हमने कहा कि जो व्यापार करते हैं कटहल के उसको स्पॉट पर लाइए और हमसे बात कराइए और टोटल यहीं पर भिजवा करके स्पॉट पर ही उसको पेमेंट कर देंगे। अगर हम धनबाद की बात करें, धनबाद में अभी क्या सोशल वर्क हो रहा है, खासतौर पर जो पुलिस का जो पुलिस के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रयास होते हैं, खासतौर पर जो सोशल पुलिसिंग की बात होती है, धनबाद में खासतौर पर जो बोकारो का क्षेत्र है, जो आपका तोपचांची का क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रयास हो रहे हैं? हाँ, एकदम प्रयास हो रहे हैं, जगह जगह पर प्रयास करवा रहे हैं। गरीब जनता है उसको लोग समस्या सुनते हैं, समस्या क्या है जो पुलिस के स्तर से होता है उसको देन देर हम लोग विवाद जो हुआ उसको सुलझाते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आपके धनबाद में जो
टाइगर पुलिस है, ये बड़ा फेमस हुआ, क्या है टाइगर पुलिस? टाइगर पुलिस देखिए ये है कि जब हम लोग सरायकेला एसपी थे, ये बोकारो एसपी थे, उसी समय टाइगर मोबाइल में एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी चढ़ता है, वो टाइगर, वो मोटरसाइकिल का नाम हम लोगों ने टाइगर दे दिया है, उसका नंबरिंग कर दिया है, उसमें 2 आदमी बैठते हैं, एक रिवॉल्वर के साथ, एक बड़ा हथियार के साथ में, और उसका रूट हम लोग फिक्स कर दिया है कि एक साथ 2 मोटरसाइकिल चलेगा हथियार के साथ में। रूट फिक्स कर दिया कि ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी, फिर ए पर आ जाएगा। मतलब ऐसा रूट फिक्स कर दिया कि यदि किस बीच में कहीं कोई घटना घटे, खबर मिलेगा तो 2 से 3 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुंचेगी। यदि 2-3 मिनट के अंदर नहीं पहुंचती है तो दोषी पदाधिकारी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसका सीधा कंट्रोल रूम में हम लोग नंबर दे दिए सब टाइगर का नंबर क्या है, रूट क्या है, यदि घटना घटे तो हेडक्वार्टर को खबर करें, पुलिस हेडक्वार्टर को, अब वहाँ से खबर मिल जाएगी। काफ़ी बहुत अच्छी। तो ये जो आपने परिकल्पना लाया और खासतौर पर जो ये फोर्स बनाया टाइगर पुलिस, धनबाद में क्यों नहीं, हजारीबाग में क्यों नहीं? हजारीबाग में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है, गिरिडीह में भी है। अब जब आईजी हो गए हैं तो 7 जिला में है। जब हम डीआईजी थे, एसपी थे बोकारो, तो बोकारो से स्टार्ट किया, संजोग से हम डीआईजी भी बोकारो आ गए, तो दोनों जिला में किया, हजारीबाग और बोकारो में किया, और जो संजोग से आईजी भी हो आ गए, तो 7 जिले हमारे अंदर में, 7 जिला में टाइगर मोबाइल। तो टाइगर पुलिस लिए क्या कोई नंबर सिस्टम होता है, कोई आदमी कोई कॉल करे उसको? हाँ, उसका टाइगर नंबर का जो एक टाइगर मोबाइल संख्या 1, उसमें लाल रंग से लिखा हुआ है, उस पर आदमी बैठा हुआ है, उसका मोबाइल उसके साथ में है, मैंने सेल फोन है, और सेल फोन का नंबर हेडक्वार्टर को मालूम है, कंट्रोल रूम को, कि ये टाइगर नंबर 1 का मोबाइल नंबर ये है, और उसका रूट ये है। वो रूट में यदि कोई घटना घटी तो पब्लिक भी उसको टेलीफोन करके बुला सकती है, पब्लिक तुरंत पहुंचेगी। और पब्लिक यदि नंबर नहीं याद है तो कंट्रोल रूम का एक सिंपल नंबर है, कंट्रोल में टेलीफोन करो कि यहाँ जगह घटना घटे, 2 मिनट में पहुंचेगा वो। ये व्यवस्था हमने 7 जिला में किया है, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। लेकिन सिपाही हो सकता है वो भी कहीं पर बदमाशी करे, तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने नंबरिंग दे दिया। इसलिए मोटरसाइकिल नंबर 1, टाइगर 1, टाइगर 2, 3, 4, टाइगर 20, इस ढंग से, ताकि टाइगर नंबर 2 वाला मोटरसाइकिल लगा हुआ, टाइगर मोटरसाइकिल हरा, ये लाल उजला रंग से बनवा दिया है इसको, ताकि बुझ जाएगी टाइगर मोबाइल उजला हो तो टाइगर मोबाइल हो, एक मतलब स्पेसिफिक कलर। लेकिन लक्ष्मण बाबू, जिस तरह से आप थोड़ा सोशल वर्क वहाँ कर रहे थे, जैसे ब्लड कैंप करवा रहे हैं आप, थोड़ा सोशल पुलिसिंग करवा रहे हैं, जो आपके सामाजिक जो कार्य हो रहे हैं, कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आप कुछ थोड़ा ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। हाल के दिनों में कुछ चर्चाएं हो रही थी कि आप राजनीति की तरफ जाएंगे, कुछ ऐसी बात है? देखिए तो साहब, महत्वाकांक्षी होना गलत चीज़ नहीं है, जो आदमी है वो महत्वाकांक्षी होता ही है, लेकिन अभी इस ढंग की कोई बात नहीं है। बात यदि कुछ होगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। हम बात कर रहे थे अजय लक्ष्मण सिंह जी से, और इन्होंने साफ कहा कि हर आदमी महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन अभी इन्होंने कोई खास खुलासा नहीं किया है। बहरहाल इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम एक नए शख्स के साथ मिलेंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।